दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर्स के जूते पहने होंगे और कुछ ब्रांड्स के जूते आपकी फेवरेट लिस्ट में होंगे जिन्हें पहनकर आप बहुत कंफर्टेबल फील करते होंगे। पर क्या आप जानते हैं एडिडास, प्यूमा, रिबॉक, अंडर आर्मर, एसिक्स जैसी कंपनी को पिछाड़ के आगे बढ़ने वाली कंपनी नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है जिसकी एक दिन की इनकम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है। मेसी, रोनाल्डो, राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, पर जिसने नाइकी को बोल्ड किया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और इसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिग्गी से शूज बेचने से की थी। जी हाँ, नाइकी के फाउंडर फिल नाइट का बर्थ 1938 में अमेरिका के एक पोर्टलैंड नाम के स्मॉल टाउन में हुआ। बचपन से वो काफी तेज दौड़ते थे और इनकी लाइफ का अल्टीमेटम ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में इन्होंने अपनी रनिंग पे बहुत काम किया और कई रेसेस जीत के बहुत से चैंपियंस अवार्ड अपने नाम किए। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी और 1962 में इन्होंने MBA कंप्लीट कर लिया और अपना फुल टाइम स्पोर्ट्स को देने लगे। और फिर कुछ अरसे बाद एक सुबह अपनी प्रैक्टिस रन के दौरान एक्सीडेंटली तौर पर इनका घुटना फ्रैक्चर हो गया और रनिंग कंटिन्यू करना अब इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि अब रनिंग तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, पर कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे कि स्पोर्ट्स के करीब रह सके। फिल भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज से काफी कनेक्टेड थे, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि इन्होंने अपने MBA के दौरान कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में इन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनीज ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस की वजह से अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था और इनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जापानीज शूज भी सिमिलरली US की शूज मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे और इस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज प्रोजेक्ट के बेस पे इन्होंने डिसाइड किया वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करके USA में बेचेंगे। और टाइगर के शूज इस टाइम ओनित्सुका नाम की एक जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, इसलिए फिल ने इनसे अपॉइंटमेंट ली और अपनी सेविंग इकट्ठा की और जापान चले गए और वहां इन्होंने इस कंपनी से अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की डील की और इन्हें अपना ड्रेस दिया और कुछ शू सैंपल US भेजने की रिक्वेस्ट की और वापस US आ गए। और जब तक डिलीवरी US नहीं आती तब तक सरवाइव करने के लिए एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब शुरू कर दी और सैंपल्स का इंतजार करने लगे। कुछ महीनों बाद इन्हें कस्टम से एक नोटिस आया और इन्होंने 12 शू सैंपल्स रिसीव किए और अपने कॉलेज के कोच बिल बॉवरमैन के पास ले गए और इन्हें ये शू दिखाए और अपने प्लान के बारे में बताया। बिल बॉवर को इनके शूज के सैंपल बहुत पसंद आए और फिल के साथ 50% के पार्टनर बन गए। बिल बॉवरमैन अपनी पूरी कोचिंग कैरियर के दौरान में अगर किसी एक चीज से सबसे ज्यादा अटैच थे तो वो थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वो शू डिजाइन में एक एक्सपर्ट बन चुके थे। इनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और इन शूज में माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद वापस करते थे और इनके इन मॉडिफिकेशन के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रूव होती थी। साथ में बिल बॉवर एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे। इन्होंने कंपनी का नाम ब्लू रिबन रखा और इसी दिन फिल को ओनित्सुका को एक लेटर लिखने का कहा और $1000 की टोटल कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर दिया। इस बार शूज टाइम पर आ गए। इन्होंने फौरन अपनी अकाउंटेंट की जॉब छोड़ दी ताकि वो पूरा फोकस बिजनेस में कर सके। इन्होंने शूज को अपने घर की बेसमेंट में स्टोर किया। अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था। अब बारी थी इन शूज को सेल करने की। फिल ने कई स्पोर्ट शॉप्स को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप में टाइगर के शूज रखने से मना कर दिया और खुद की शॉप खोलने के इनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए इन्होंने अपनी कार की डिग्गी में शू बॉक्सेस को भर के जहाँ भी कोई एथलेटिक इवेंट होता वहाँ पहुँचने लगे। वो खेल के बाद कोचेस और खिलाड़ियों से बात करते हुए अपने शूज इंट्रोड्यूस करने लगे। फिर फाइनली इनके शूज बिकने शुरू हो गए और 2 महीनों में इन्होंने 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट भेज दी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इनकी टोटल कमाई $2000 हुई थी और ऑर्डर की रकम $3000 थी, इसलिए इन्होंने बैंक से $1000 का लोन भी ले लिया और जहां भी क्राउड इकट्ठा होता या फिर कोई एथलेटिक इवेंट होता वहां अपनी कार लेकर पहुंच जाते और शूज को सेल करने लगे।
फिल के पास अब एक ऐसा कैरियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। बिल बवर जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। बिजनेस का पहला साल कंप्लीट होने के बाद ब्लू रिबन ने $8,000 की सेल की थी और इन्होंने दूसरी सिटी में एक्सपेंड करने के लिए एक जेफ जॉनसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया था। जेफ की खासियत ये थी कि वो भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुका था और अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट था और इसलिए बिजनेस के दूसरे ही साल सेल $16,000 यानी सीधा डबल हो गई। और दूसरी तरफ इनके पार्टनर बिल बवर टाइगर के शूज को बेहतर बनाने पे काम कर रहे थे। बिल बवर ने रियलाइज किया कि अमेरिकन की बॉडी जापानीज के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी और हैवी होती है, इसलिए इनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। इन्होंने टाइगर के शूज में बहुत सी चेंजिंग्स की और एक नया शूज कॉर्टस इंट्रोड्यूस कराया और जापानीज कंपनी को ऐसे शूज बनाने को कहा। शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सक्सेसफुल हो गए। फिल के मैनेजमेंट और बिल बवर के शू डिजाइन के साथ अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में टाइगर शूज टॉप शू ब्रांड बन चुके थे। 1971 तक इनका सेल्स 3 मिलियन टच कर चुका था और बिजनेस हर साल डबल हो रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी इनकी इस सक्सेस को देखकर इस जापानीज कंपनी ने इन्हें लेटर लिखा और ब्लू रिबन का 50% स्टेक ओनित्सुका को देने का कहा और साथ में अल्टीमेटम भी दिया कि ऐसा ना करने पर यूएस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को दे दी जाएगी। फिल ने लेटर पढ़ते ही डिसीजन लिया। इन्होंने ओनित्सुका से पार्टनरशिप तोड़ दी और अब खुद के ब्रांड्स के शूज मैन्युफैक्चर करने की ठान ली और अब इनका पहला स्टेप था एक नया लोगो बनाना। फिल चाहते थे इनके शू ब्रांड्स का लोगो एथलीट्स के अंदर एक सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ विक्ट्री जगाए। वो लोगो ऐसा होना चाहिए जो शू के साइड में फिट हो सके। इन्होंने लोगो डिजाइन के लिए एक ग्राफिक डिजाइन स्टूडेंट को हायर कर लिया। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट ने कई डिजाइन दिखाए। एम्प्लॉयज ने इनमें से एक कर्व और थिक चेक मार्क जैसा दिखने वाला लोगो सेलेक्ट किया। लोगो के बाद अब अगला स्टेप था ब्रांड का नाम चुनना। फैल्कन और डायमेंशन सक्सेस जैसे कई नाम सजेस्ट किए गए, लेकिन फिर कंपनी के पहले सेल्समैन जेफ ने सबको बतलाया कि लास्ट नाइट इनके ख्वाब में एक बहुत ही अच्छा नाम आया है और वो नाम था नाइकी। ग्रीक में विक्ट्री के गॉर्डन्स को नाइकी कहा जाता है, इसलिए नाम सूटेबल था और एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद फिल ने एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स को शूज बनाने के लिए हायर कर लिया। इन्होंने इन्हें डिजाइन दिए और शूज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई और 30 मई 1971 को नाइकी ब्रांड के शूज पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गए। लेकिन इस टाइम नाइकी को कोई नहीं जानता था। एडिडास और टाइगर जैसे ब्रांड्स नाइकी के लिए बहुत बड़े कंपटीटर थे जो किसी भी नई ब्रांड को क्रश करने के काबिल थे। इसलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज की जो 1971 में कोई नहीं कर रहा था। इन्होंने देखा कि दूसरे रनर्स इस ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड्स के शूज वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स पहनते थे। इसलिए इन्होंने नाइकी को प्रमोट करने के लिए इस टाइम के बेस्ट रनर स्टीव प्रीफोंटेन के साथ नाइकी को प्रमोट करने के लिए $5,000 की डील की और इसके साथ ही नाइकी सबसे पहली ब्रांड में से एक बन गई। फिल की दूसरी स्ट्रेटजी थी अपनी सेल्स टीम को चुनना। नाइकी की सेल्स टीम में हमेशा ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो या तो खुद एथलीट्स रह चुके थे या फिर एथलेटिक्स के लिए बहुत पैशनेट थे। इससे होता ये था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर जो मोस्टली एथलीट्स थे इनकी प्रॉब्लम और ज़रूरत को अच्छे से समझ पाते थे, जिससे प्रोडक्ट डिज़ाइन, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी। इन दो स्ट्रेटजीज के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस, पुराना कस्टमर बेस और बिल बवर के शू डिज़ाइन का फ़ायदा उठा के नाइकी को ग्रो किया। 1980 तक नाइकी 3000 एम्प्लॉयज़ की टीम बन चुकी थी, $270 मिलियन की सेल टच कर ली थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को लगने लगा कि इन्होंने पूरे यूएस की सबसे स्ट्रॉन्ग एथलेटिक्स ब्रांड बना लिया, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को हिला के रख दिया और वो कंपनी थी रीबॉक, जो फैशनेबल शू तैयार करने लगी थी जो लुक से काफी अट्रैक्टिव नजर आते थे, क्योंकि अब लोगों को एक कंफर्टेबल
बेटर परफॉर्मेंस शूज के साथ साथ अच्छे दिखने वाले शूज भी चाहिए थे और नाइकी का मेन फोकस हमेशा से अपने शूज को स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट बनाने का था। लुक्स और स्टाइल इनका फोकस कभी भी नहीं था। कस्टमर का नाइकी से कनेक्शन टूटने लगा। कंपनी को पहली बार लॉस हुआ और कई एम्प्लॉइज तक को ले ऑफ करना पड़ा। 1986 में रीबॉक नाइकी को सरपास करके यूएस की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बन गई। नाइकी को ग्रो करने के लिए जल्दी कुछ मैजिकल करना था और इस काम के लिए नाइकी ने एक मैजिकल बास्केट प्लेयर माइकल जॉर्डन को चुना। माइकल जॉर्डन जो इस टाइम में एक इमर्जेंट प्लेयर थे और फिल को मालूम था वो फ्यूचर में बास्केटबॉल के सबसे बड़े लेजेंडरी प्लेयर बनने के काबिल, इसलिए नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। साथ में नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पर एयर जॉर्डन नाम के बास्केटबॉल स्नीकर भी लॉन्च किए। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शूज काफी ऑर्डिनरी और बोरिंग होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर और स्टाइलिश डिजाइन के साथ बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात बदल दिया। एयर जॉर्डन वो हिस्टोरिकल शूज बने जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नीकर कल्चर की शुरुआत की। माइकल इन शूज को गेम्स के दौरान पहनकर तो प्रमोट करते ही थे, साथ में नाइकी ने माइकल के साथ इन शूज के एड्स भी निकाले थे और फाइनली रीबॉक को वापस ओवरटेक कर लिया। इस सक्सेस के बाद नाइकी कभी नहीं रुका। 1991 में इन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड किया और एक के बाद एक कंट्रीज को कॉन्कर करते चले गए। शूज के अलावा बाकी स्पोर्ट्स वेयर में एंट्री ली और आज के दिन करीब 12 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है। और फिल अपनी बुक शू डॉग में लिखते हैं, लेट एवरीवन एल्स कॉल योर आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, डोंट स्टॉप, डोंट इवन थिंक अबाउट स्टॉपिंग अंटिल यू गेट देयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई हो।